तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं डिफरेंशिएटर सर्किट के बारे में। तो पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा इंटीग्रेटर सर्किट के ऊपर डिपेंडेंट एक वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप प्लीज़ उस लेक्चर को देखिए, क्योंकि उस इंटीग्रेटर सर्किट के लेक्चर में मैंने यहाँ पे कैपेसिटर को किस तरह से चार्ज और डिस्चार्ज किया जाता है और उस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के कारण कैपेसिटर के ऊपर किस तरह से ये वोल्टेजेस डेवलप होते हैं वो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप उस वीडियो को पहले देख लेते हैं तो आपको इस वीडियो को समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो डिफरेंशिएटर सर्किट का वर्किंग मैकेनिज्म है वो वर्किंग मैकेनिज्म पूरा का पूरा इंटीग्रेटर सर्किट के साथ क्या है, कोरिलेटेड है। तो प्लीज़ आप पहले उस वीडियो को देखिए। अगर आपको उस वीडियो की लिंक चाहिए तो वो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मैंने उसे दे रखा है, ताकि आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली उस वीडियो को यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि डिफरेंशिएटर सर्किट असल में होती क्या है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एडर, सबट्रैक्टर, इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर, ये जो सभी बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसको परफॉर्म करने के लिए हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर को डिजाइन किया था, तो ये जो आपका डिफरेंशिएशन है वो भी यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर को कुछ हेल्पिंग कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके एक सर्किट को डिजाइन करने के बाद परफॉर्म किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे सर्किट को रीड करने की कोशिश करेंगे और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे जो कि आपके डिफरेंशिएशन के ऑपरेशन को यहाँ पे अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकती है। तो असल में ये डिफरेंशिएशन होता क्या है, वो आपके इनपुट वोल्टेज का रेट ऑफ चेंज हमें फाइंड आउट करके देता है। अगर हम मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में इस सभी टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में डिफरेंशिएशन को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। मतलब कि कोई एक प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट में आपकी ये जो वेरिएबल टर्म है वो वेरिएबल टर्म कितना चेंज देती है, ये हमें डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन एक्सप्लेन करके बताती है। तो अभी हमें यहाँ पे ये जो डिफरेंशिएटर की सर्किट को स्टडी करना है, वो सर्किट आपको जो भी डिफरेंशिएशन देती है या फिर रेट ऑफ चेंज देती है, वो रेट ऑफ चेंज यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम होता है। मतलब कि आपका जो इनपुट में दिया जाने वाला सिग्नल है वो सिग्नल विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम कितना चेंज होता है वो यहाँ पे आपको आउटपुट के वोल्टेज के फॉर्म में मिलेगा। तो अलग अलग जो डिफरेंशिएशन होते हैं वो अलग अलग डिफरेंशिएशन अलग अलग प्रॉपर्टीज की रिस्पेक्ट में होते हैं, लेकिन हमारी ये जो सर्किट आपको डिफरेंशिएशन देने वाली है ये डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम ही आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो हमें इस पूरे के पूरे लेक्चर में दो अलग अलग प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करनी है। एक तो है इस पूरी की पूरी सर्किट की डेफिनेशन और इसका कंस्ट्रक्शन, और दूसरी जो बात है वो यहाँ पे क्या है, वो इस पूरी की पूरी सर्किट का वर्किंग मैकेनिज्म। तो चलिए बात करते हैं इन दोनों टर्म्स के बारे में डिटेल में। तो डिफरेंशिएटर सर्किट की ये जो डेफिनेशन है वो क्या है, द नेम डिफरेंशिएटर implies that the circuit performs the mathematical operation of differentiation। मतलब कि डिफरेंशिएटर सर्किट एक ऐसी सर्किट है जो कि आपके डिफरेंशिएशन नाम के एक मैथमेटिकल ऑपरेशन को ये क्या करती है, परफॉर्म करती है। तो अगर कोई सर्किट डिफरेंशिएशन के ऑपरेशन को परफॉर्म करके देती है तो आप इसे क्या बोलेंगे, आप इसे डिफरेंशिएटर सर्किट बोलेंगे। फिर आगे देखिए, it produces the output voltage which is directly proportional to the time derivative of the input voltage। तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोला था कि ये जो आपकी सर्किट है ये सर्किट टाइम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करती है। मतलब कि जो कोई भी वोल्टेज आपको इनपुट में देने वाले हैं उस इनपुट वोल्टेज का आपको टाइम डेरिवेटिव कहाँ पे मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज में मिलेगा। तो इसे आप क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटर सर्किट बोलेंगे। तो ये हो जाती है इसकी डेफिनेशन और ये इसका ऑर्डिनरी सा वर्किंग मैकेनिज्म। तो देखिए इस सर्किट को पहले थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिए। ये है आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर और उसका सिंबल। यहाँ पे आप इस नेगेटिव साइन को देख सकते हैं जो कि उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, और ये क्या है, पॉजिटिव साइन जो कि आपके ऑपरेशनल एम्पलीफायर के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है।
तो ये आपका नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल यहाँ पे क्या किया गया है, ग्राउंड किया गया है। और यहाँ पे ये है आपका आउटपुट टर्मिनल। तो आउटपुट टर्मिनल और इस ग्राउंड टर्मिनल, इन दोनों के बीच में क्या लिया गया है, आउटपुट लिया गया है। और ये जो आपकी सर्किट में दिया जाने वाला जो इनपुट है, वो इनपुट यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल के पास से दिया गया है, मतलब कि इस इन्वर्टिंग टर्मिनल के पास से आपका इनपुट दिया गया है। और इस इनपुट टर्मिनल में आप अगर यहाँ पे इंटीग्रेटर सर्किट और डिफरेंशिएटर सर्किट दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए ये यहाँ पे फीडबैक के लूप में यहाँ पे RF रजिस्टर है, और यहाँ पे इनपुट में ये आपका कैपेसिटर VC, इसके ऊपर ड्रॉप होने वाला वोल्टेज है, और यहाँ पे इनपुट में प्रोवाइड किया जाने वाला वोल्टेज क्या है, VI है। तो कुछ इस सिचुएशन के बेस्ड यहाँ पे ये जो करंट यहाँ से फ्लो होगा वो करंट क्या है, II है। तो देखिए इंटीग्रेटर सर्किट और डिफरेंशिएटर सर्किट में चेंज सिर्फ इतना है कि डिफरेंशिएटर सर्किट में इनपुट टर्मिनल पे क्या कनेक्ट किया गया है, कैपेसिटर कनेक्ट किया गया है। और इंटीग्रेटर सर्किट में जो कैपेसिटर कनेक्ट किया गया था वो कहाँ पे कनेक्ट किया गया था, वो यहाँ पे फीडबैक के लूप में कनेक्ट किया गया था। तो इन दोनों बातों को आपको यहाँ पे अच्छी तरह से डिफरेंस के फॉर्म में याद रखना है कि डिफरेंशिएटर सर्किट में इनपुट में कैपेसिटर होता है और इंटीग्रेटर सर्किट में फीडबैक के लूप में कैपेसिटर होता है। तो यहाँ पे जो दोनों करंट से II इनपुट करंट और ये आपका फीडबैक करंट IF, वो दोनों यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों करंट आपके इस एक्स पॉइंट के पास, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्चुअली समिंग पॉइंट, या फिर इसे हम बोलते हैं वर्चुअली ग्राउंड पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे इस एक्स पॉइंट के पास जो वोल्टेज डेवलप होता है वो वोल्टेज कितना होता है, 0 वोल्ट होता है, जिसके कारण ये जो आपके II और IF वो दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। और दूसरी बात हमने इंटीग्रेटर सर्किट की वीडियो में ये देखी थी कि यहाँ पे ये जो करंट जो कि इनपुट में फ्लो होना चाहिए वो करंट यहाँ पे 0 फ्लो होता है। क्यों 0 फ्लो होता है, क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंडेंट हमने एक प्रॉपर्टी के बारे में वहां पे बात की थी कि यहाँ पे इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है। तो इनपुट इम्पीडेंस अगर यहाँ पे इनफाइनाइट होगा, जिसके कारण ये जो आपका इनपुट करंट है वो इनपुट करंट डायरेक्टली यहाँ पे फीडबैक के लूप में फ्लो हो जाएगा, कोई भी पोर्शन यहाँ पे इनपुट में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इस पोर्शन में आपका इनपुट इम्पीडेंस है वो क्या है, वो यहाँ पे इनफाइनाइट है, जिसके कारण वो यहाँ पे करंट को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। और ये करंट यहाँ पे इनपुट में ना आने की बजाय कहाँ पे चला जाएगा, इस आउटपुट के फीडबैक लूप में चला जाएगा। तो ये बातों को आपको याद रखना है। और इन बातों को याद रखने के बाद और एक्सप्लेन करने के बाद इस स्टेटमेंट को देखिए जो कि यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है। तो ये स्टेटमेंट क्या बताता है, तो op-amp डिफरेंशिएटर सर्किट इज द एक्सेप्ट ओपोजिट टू द इंटीग्रेटर सर्किट, मतलब कि ये आपकी ऑपरेशनल एम्पलीफायर से बनने वाली डिफरेंशिएटर सर्किट असल में इंटीग्रेटर सर्किट के एग्जैक्ट क्या है, ओपोजिट में है। क्योंकि यहाँ पे ये जो आपका कैपेसिटर और रजिस्टर दोनों का अगर रिप्लेसमेंट देखते हैं तो वो यहाँ पे इंटीग्रेटर सर्किट के एग्जैक्ट ओपोजिट में है। और दूसरी बात जो कि ओपोजिट है वो यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रेटर सर्किट इनपुट में दिए जाने वाले सिग्नल को ये क्या कर देती है, इंटीग्रेट कर देती है, जबकि ये डिफरेंशिएटर सर्किट इनपुट में दिए जाने वाले सिग्नल को ये क्या कर देती है, डिफरेंशिएट कर देती है। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये जो दोनों मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन भी असल में एक दूसरे के क्या है, ओपोजिट है। मतलब कि दो टर्म्स के बेसिस के ऊपर इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर दोनों सर्किट एक दूसरे की क्या है, ओपोजिट है। एक तो है इसका कंस्ट्रक्शन और दूसरा है इसका वर्किंग मैकेनिज्म। The position of the capacitor and resistor are interchanged as shown in the following figure। तो ये जो आपका कैपेसिटर है और ये जो आपका रेजिस्टर है वो यहाँ पे इंटीग्रेटर सर्किट की कंपैरिजन में इस डिफरेंशिएटर सर्किट में क्या है, एक दूसरे के इंटरचेंज में यहाँ पे कनेक्ट किए गए हैं। तो चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं इस पूरी की पूरी सर्किट के वर्किंग मैकेनिज्म के बारे में। तो वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, देखिए, सिंस द नोड वोल्टेज ऑफ op-amp
एट इट्स इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल इज 0। मतलब कि इस x पॉइंट के पास जो भी यहाँ पे वर्चुअली ग्राउंड पॉइंट के कारण वोल्टेज प्रिपेयर होगा वो क्या होगा, वो यहाँ पे 0 होगा। तो इसके कारण इक्वेशन क्या बनेगा, द करंट आई फ्लोज थ्रू द कैपेसिटर विल बी गिवन एज फॉलोइंग। मतलब कि ये जो आपका इनपुट करंट है वो इनपुट करंट डायरेक्टली आपके इस फीडबैक करंट के इक्वल में आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी पोर्शन यहाँ पे इनपुट में जाने के लिए कैपेबल नहीं है। तो इक्वेशन क्या बनता है, देखिए आई इज इक्वल्स टू आई एफ। और आई एफ क्या है, तो आई एफ मतलब कि इस फीडबैक लूप में से पास होने वाला करंट वो यहाँ पे क्या है, ये आपका इनपुट टर्मिनल नेगेटिव होने के कारण आप इस इक्वेशन को माइनस वी ओ अपॉन आर एफ कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका आउटपुट वोल्टेज जितना भी इस आर एफ के ऊपर ड्रॉप होगा उसके कारण यहाँ पे आई एफ प्रोड्यूस होगा। और ये आपका इनपुट टर्मिनल इन्वर्टिंग होने के कारण ये पूरा का पूरा इक्वेशन क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। सो यहाँ पे फीडबैक करंट कुछ इस इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, आई एफ इज इक्वल्स टू माइनस वी ओ अपॉन आर एफ। फिर क्या करते हैं, द चार्ज ऑफ कैपेसिटर इज, तो इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज किस तरह से डेवलप होता है, तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू सी इंटू डी वी आई बाई डी टी। तो देखिए इस इक्वेशन में यहाँ पे कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने इस इक्वेशन को इंटीग्रेटर सर्किट में एक्सप्लेन किया था तो वहां पे नेगेटिव साइन थी। क्यों नेगेटिव साइन थी, क्योंकि उस सर्किट में ये जो आपका कैपेसिटर है वो यहाँ पे इस फीडबैक लूप में कनेक्ट किया गया था। तो जैसे ही कैपेसिटर फीडबैक लूप में कनेक्ट होता है तो यहाँ पे इस इन्वर्टिंग टर्मिनल के कारण आपका आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, नेगेटिव बनता है। तो यही इक्वेशन इंटीग्रेटर सर्किट के फॉर्म में यहाँ पे नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया गया था, जबकि इस डिफरेंशिएटर सर्किट में यही इक्वेशन पॉजिटिव साइंस के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। लेकिन इस इक्वेशन का जो पूरा का पूरा बैलेंसिंग है वो बैलेंसिंग क्या है, एज इट इज है। मतलब कि डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू सी इंटू डी वी बाई डी टी है। लेकिन अगर वो यहाँ पे आउटपुट के लूप में होता तो ये वोल्टेज यहाँ पे वी ओ होता, लेकिन ये यहाँ पे इनपुट के लूप में होने के कारण ये वोल्टेज यहाँ पे क्या है, वी आई है, क्योंकि कैपेसिटर के ऊपर जो कोई भी वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई होने वाला है वो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज होगा, और इंटीग्रेटर सर्किट के केस में वो क्या होता है, वो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज होता है। सो आई होप कि यहाँ पे आपको इन सभी डिफरेंस को समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि ये जो सभी छोटी छोटी बातें हैं वही असल में इन दोनों सर्किट के बीच में ये जो वर्किंग मैकेनिज्म में क्या चेंज है, क्या डिफरेंस है, इन सभी बातों को अच्छी तरह से बता सकती है। तो अब ये देखिए हमारे पास ये जो आपका डी क्यू बाई डी टी है वो असल में क्या है, वो असल में कैपेसिटर में से फ्लो होने वाला करंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आई आई। तो अब हम यहाँ पे इस इक्वेशन को आई के फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि ये डी क्यू बाई डी टी असल में क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, इट इज ऑल्सो नोन एज करंट। मतलब कि ये आपका बनेगा इनपुट करंट, क्योंकि कैपेसिटर अभी यहाँ पे इनपुट टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया है, तो ये यहाँ पे इनपुट करंट को रिप्रेजेंट करेगा। और कुछ इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे फीडबैक करंट, दोनों इक्वेशंस अब हमारे पास आ चुके हैं। मतलब कि इस फीडबैक करंट के इक्वेशन को और इस इनपुट करंट के इक्वेशन को हम यहाँ पे बतौर कंपेरिजन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपका आई एफ इज इक्वल्स टू माइनस वी ओ अपॉन आर एफ, और ये आपका आई इज इक्वल्स टू सी इंटू डी वी आई अपॉन डी टी। इन दोनों इक्वेशन को हम आगे की स्लाइड में एक दूसरे के कंपेरेटिव लिखने की कोशिश करेंगे। आपका वी ओ अपॉन आर एफ है वो असल में क्या है, आई एफ, मतलब कि फीडबैक करंट, जो कि इक्वल्स में है किसके, ये आपके सी इंटू डी वी आई बाई डी टी। तो ये आपका सी इंटू डी वी आई बाई डी टी क्या है, ये असल में है आई इनपुट करंट। तो ये जो हमारा बेसिक इक्वेशन था, इस इक्वेशन में हमने आई एफ और आई इन दोनों की ये जो वैल्यू थी वो वैल्यू हमने यहाँ पे क्या कर दी है, रिप्लेस कर दी है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस वी ओ को एज अ सब्जेक्ट चूज करते हैं, जो कि हमें इस पूरे के पूरे इक्वेशन को आउटपुट वोल्टेज में हमें क्या मिलने वाला है कंपेरेटिवली इनपुट वोल्टेज, ये हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये इक्वेशन क्या बनता है, देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे वी ओ को एज ए सब्जेक्ट चूज किया तो ये आपका डिनोमिनेटर का आर एफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा,
और ये आपकी नेगेटिव साइन भी कुछ इस तरह से यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। तो इक्वेशन क्या बनता है, VO इज इक्वल्स टू माइनस C इंटू RF dVi अपॉन dt। तो देखिए जाहिर से आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो आपका इनपुट वोल्टेज है वो यहाँ पे टाइम डेरिवेटिव है d/dt, और इसके साथ कुछ टर्म्स मल्टीप्लाई की गई है C इंटू RF, और इसके आगे साइन कौन सी है, नेगेटिव है। तो इसका जाहिर सा मतलब ये है कि आपका इनपुट वोल्टेज असल में यहाँ पे टाइम डेरिवेटिव के फॉर्म में है, और अगर आपका इनपुट वोल्टेज कुछ इस तरह से टाइम डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखा जाए तो ये आपको क्या बनाकर देगा, ये आपको आउटपुट वोल्टेज बनाकर देगा। सो आई होप कि आपको ये यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने यहाँ पे इस वर्चुअल ग्राउंड पॉइंट के पास इक्वेशंस को अप्लाई किया, और उस इक्वेशन में अलग अलग वैल्यूज को रिप्लेस करने के बाद हमें यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट को, thus the output voltage is proportional to the time derivative of the input voltage, मतलब कि ये आपका आउटपुट वोल्टेज असल में इनपुट वोल्टेज के टाइम डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखा जा सकता है। फिर आगे देखिए, the minus sign indicates the 180 degree phase shift because the input signal is applied at the inverting terminal, मतलब कि ये जो आपके इक्वेशन में नेगेटिव साइन है वो असल में किसे रिप्रेजेंट करती है, वो यहाँ पे आपका इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल में दिया गया है इस बात को यहाँ पे प्रूव करके देती है। क्योंकि जैसे कि हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के वर्किंग मैकेनिज्म में देख चुके हैं कि अगर आप यहाँ पे इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल में देते हैं तो जो आउटपुट मिलेगा वो आपको यहाँ पे 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ मिलेगा। सो आई होप कि यहाँ पे आपको इस डिफरेंशिएटर सर्किट के ऊपर डिपेंडेंट जो कोई भी क्लेरिफिकेशन था और डिस्क्रिप्शन था वो यहाँ पे समझ में आ गया होगा।